हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम मान लो क्या फिजिक्स का न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। किस टॉपिक के, मैंने आपको पिछली वीडियोस में ट्राइंगल लॉ समझाया था कि भाई ट्राइंगल लॉ क्या होता है, उसकी डेरिवेशन की थी। फिर पैरेललोग्राम लॉ भी मैंने समझा दिया है। मान लो 2 वीडियो में ये दोनों टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं। आज उसके पूरे के क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे जिसमें जेईई मेन और मान लो आपका नीट के भी क्या होंगे, क्वेश्चन क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मान लो ये न्यूमेरिकल करने के लिए वो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि वहां से आपको पता चलेगा कि भाई कैसे ये न्यूमेरिकल क्या होंगे, सॉल्व होंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि भाई आप ये न्यूमेरिकल कर पाते हो या नहीं कर पाते। मान लो जब भी आप स्टार्ट करोगे पहले मान लो खुद करने की कोशिश करना, वीडियो देख के, पिछली वीडियोस देखकर मान लो खुद करने की कोशिश करना, फिर उसके बाद मैं करके बताऊंगा। तो अगर आपने अच्छे तरीके से वो वीडियो समझी है तो आपके न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से इजीली क्या हो जाएंगे, एक्सप्लेन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, ज्यादा बातें ना करते हुए। तो लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, फिर उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो, फिर मैं करके बताता हूं। चलो आपने कोशिश की होगी, तो चलो एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं कि भाई कैसे क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। तो इसे करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी, मतलब क्या, मतलब पढ़ो जल्दी जल्दी क्या लिखा है, मतलब फिर देखते हैं कि भाई क्या है ना, कि 2 वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब 2 वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। ठीक है, ए मैग्नीट्यूड ए, आपको ए भी दे दिया। तो मान लो 2 वेक्टर कौन से हैं, मान लो एक मान लो पी वेक्टर है, एक क्यू वेक्टर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। इसका मतलब पी को सर सिंपल पी को हम मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर कहते हैं और क्यू को क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर। ये दोनों का मैग्नीट्यूड आपको क्या दे दिया है, ए दे दिया क्वेश्चन में। तो सर ए लिख लेते हैं। तो मैंने 2 वेक्टर लेट किए हैं, एक पी वेक्टर एक क्यू वेक्टर। पी और क्यू का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, ए के बराबर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं आगे। मेक एन एंगल ऑफ थीटा, तो इसका मतलब पी और क्यू के बीच जो एंगल है वो कितना है, एंगल भी आपको गिवन है कि भाई एंगल कितना है सर, एंगल आपको गिवन है थीटा दिया है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट की क्या निकालो, वैल्यू निकालो, और साथ के साथ उसकी डायरेक्शन की क्या निकालो, वैल्यू निकालो कि भाई डायरेक्शन क्या होगी। तो देखते हैं सर, मेरे को पता है सर, जब भी 2 वेक्टर हो, 2 वेक्टर में मान लो क्या है, मान लो उनका रिजल्टेंट निकालना हो, एडिशन का ना, वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट निकालना हो, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, आर वेक्टर किसके बराबर होता था, पहले वेक्टर का स्क्वायर, मान लो ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता था। तो मुझे पता है सर पहला वेक्टर है ये दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर और cos थीटा मतलब उन दोनों के बीच एंगल। तो देखो ध्यान से सर, हमें क्वेश्चन में दिया है पहला और दूसरा वेक्टर किसके बराबर है, ए के बराबर। तो इसका मतलब सभी में क्या भर दो, ए और बी में क्या भर दो, ए ही भर दो। तो सिंपल सी बात है सर, इधर ए आएगा तो बी वेक्टर भी है ना, ये पहला वेक्टर है ये दूसरा वेक्टर है, दोनों किसके बराबर है, ए के बराबर है। यहाँ पर पी का काम ए कर रहा है और क्यू का काम कौन कर रहा है, बी। तो यहाँ पर भी ए आएगा, तो सर यहाँ पर भी ए, इसका मतलब 2a, बी की जगह पे फिर से क्या आएगा, ए आएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई ए आ गया। तो एंगल सर क्या दिया है, एंगल थीटा ही दिया है, तो यहाँ पर भी क्या होता था, थीटा ही होता था दोनों एंगल, मतलब दोनों वेक्टर के बीच। तो सर ये मेरे को क्लियर हो गया। अब इसे सॉल्व करना है, देखो ध्यान से सर, मुझे पता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होता है, 2a स्क्वायर हो गया। तो ए मतलब 2a इंटू ए को ए से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा सर, ए स्क्वायर आएगा, cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इधर से कुछ कॉमन निकल रहा है, तो सर मेरे को पता है 2a स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बचा, अगर 2a बाहर चला गया, यहाँ पे 1 बच
बच गया प्लस उसके बाद सर इसमें से 2a² बाहर गया तो इसमें क्या बचा सर, सिर्फ cos थीटा बचा है। तो अगर आप मान लो मैथ्स के स्टूडेंट है तो शायद आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला पता हो, मतलब +1 में अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो तो ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है। तो सर ये फॉर्मूला लिख के बता दो, मतलब क्या होता है एक्चुअल में, ये फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा किसके बराबर होता है, ये याद रखना है। तो cos स्क्वायर क्या होता है, θ/2 माइनस क्या होता है 1 के क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर θ/2 -1। तो यहां से ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ये -1 है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर, -1 उधर जाके +1 होगा तो 1 + cos थीटा किसके बराबर होगा, 2 cos स्क्वायर θ/2 के क्या होगा बराबर होगा। तो सिंपल सी बात है सर, 1 + cos थीटा ही तो है, तो 1 + cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर θ/2 भी लिख सकते हैं। तो लिख लो जल्दी जल्दी, यहां पर क्या हो गया 2a² हो गया। तो सर इसकी जगह पर हमने ये लिख लिया, इसका मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा बाय क्या हो गया 2 हो गया। तो मुझे पता है सर कि भाई जो स्क्वायर रूट होता है उसमें से दो वैल्यू में से एक वैल्यू बाहर आती है ना, दो वैल्यू मतलब अगर दो मतलब दो यहाँ पर दो प्रेजेंट है ना, 2 प्रेजेंट है, दो 2 प्रेजेंट है, इनमें से एक 2 बाहर आ जाएगा। तो सर a स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब a 2 बार है तो इसका एक a बाहर आ जाएगा। तो cos स्क्वायर है तो स्क्वायर मतलब cos भी 2 बार है तो एक cos क्या आ जाएगा बाहर, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि भाई दो मतलब दो जो पावर होगी उसका आधा क्या निकालना होता है, बाहर निकालना होता है। तो देखो 2 की पावर भी 2 थी, एक 2 बाहर आ गया, एक स्क्वायर का भी एक a बाहर आ गया, cos स्क्वायर थीटा का भी मतलब θ/2 का एक cos क्या आ गया बाहर। तो देखो ध्यान से कि भाई रिजल्टेंट का आपकी वैल्यू क्या निकली, 2a cos थीटा बाय क्या निकली 2 निकली। तो ध्यान से देखो एक्चुअल में ये एक रिजल्ट है, इसको क्या रखना है, याद रखना है। ये कई क्वेश्चन में क्या होता है यूज होता है, ठीक है। मान लो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जिस मान लो ध्यान से देखो, मान लो जब भी कभी दो वेक्टर की वैल्यू बराबर होगी, जब भी कभी दो वेक्टर की वैल्यू बराबर होगी तो हमेशा हम रिजल्टेंट का डायरेक्टली ये फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मान लो ये निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको याद ही रखना है, दो वेक्टर की वैल्यू बराबर तो 2 इंटू क्या होगा a, मतलब दोनों वेक्टर बराबर है तो उनकी वैल्यू जो भी मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर cos थीटा, थीटा का मतलब एंगल बिटवीन द वेक्टर बाय क्या हो गया 2 हो गया। तो यहां से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व, अगर इस फॉर्मूले को याद रखोगे, ठीक है। तो चलो उसके बाद से डायरेक्शन भी पूछा है, मैग्नीट्यूड तो निकल गया, अब डायरेक्शन की क्या करते हैं, बात करते हैं कि भाई डायरेक्शन किसके बराबर होगी, ठीक है। तो जल्दी जल्दी डायरेक्शन निकालते हैं। तो सर ये भी हमने पढ़ा है कि भाई डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता था, मतलब हम tan बीटा से रिप्रेजेंट करते थे तो होता था सर कि b sin थीटा होता था ना, b sin थीटा अपॉन क्या होता था a cos क्या होता था, a प्लस b cos क्या होता था थीटा होता था, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्शन का फॉर्मूला होता था। ये बीटा क्या होता था, बीटा होता था सर रिजल्टेंट का एंगल किसके साथ, पहले वेक्टर के साथ, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पहला वेक्टर होता है उसके साथ ये इसका मतलब एंगल होता था, मतलब रिजल्टेंट का क्या होता था, एंगल होता था। तो भी सिंपल सी बात है, यहाँ पे tan बीटा निकालना है ना, तो बीटा को ही डायरेक्शन कहते हैं, बीटा की वैल्यू को ही क्या कहते हैं, डायरेक्शन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है tan बीटा निकालते हैं। तो सर मुझे पता है मैग्नीट्यूड ऑफ a b किसके बराबर है ना, अभी आपने बताया था कि दो वेक्टर p क्यों है, वो किसके बराबर है, a के। यहाँ पर p का काम कौन कर रहा है, ये, तो q का काम कौन कर रहा है, ये। तो इसका मतलब दोनों की जगह पर क्या बर्तन है, a और b दोनों की जगह पर a बर्तन है। तो बरो सर a sin थीटा हो गया। नीचे देखें तो नीचे क्या बना सर, a की जगह पर a, b की जगह पर भी b लिख देंगे, साथ में क्या आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा। तो ध्यान से देखो नीचे दो a आ गए तो कॉमन निकाल दो सर, a में से मान लो a इधर से कॉमन निकला तो क्या बन गया, a बाहर चला गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया cos थीटा। तो सर ये तो फिर से फॉर्मूला बन गया, देखो 1 + cos थीटा वो किसके बराबर होता है, ठीक है। तो ध्यान से लिखो, मान लो ये फॉर्मूला लिख दो कि भाई क्या बना, नीचे a है, a से a कट ही गया सच सर, a से a तो कट गया, मान लो ये a से a कट गया। अब नीचे आपका फॉर्मूला बना है, क्या बन गया 2 cos स्क्वायर क्या होगा θ/2 होगा। तो sin थीटा का भी क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin θ/2 cos क्या होता है θ/2 होता है। ये आपका क्या है फॉर्मूला। तो सिंपल सी बात है सर, sin थीटा की जगह पर वो यूज किया जा सकता है, 2 sin θ/2 cos क्या होगा θ/2। तो सिंपल सी बात है सर, देखो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 के साथ 2 गया, तो इसका मतलब बचा गया सर tan बीटा इज इक्वल टू क्या बच गया, sin θ/2 अपॉन क्या बच गया cos θ/2। तो इसका मतलब सर tan बीटा जो आया वो किसके बराबर आया सर,
साइन अपॉन कोस ये तो आपको पता ही होगा, तो tan थीटा होता है, तो tan थीटा का काम कौन कर रहा है, थीटा बाई 2, तो इसका मतलब ये किसके बराबर सर, tan थीटा बाई 2, इसके साथ ये कटा तो इसका मतलब बचा क्या, बीटा इज इक्वल टू थीटा बाई क्या होगा 2 होगा। तो सर क्या समझ आया यहाँ से, मतलब जो एंगल बना है ना, रिजल्टेंट का एंगल बना किसके साथ, मान लो हॉरिजॉन्टल वेक्टर के साथ, वो एक्चुअल में जो वेक्टर के बीच एंगल होगा, अगर एक वेक्टर के बीच 60 डिग्री एंगल होगा तो रिजल्टेंट किस पर आएगा, 60/2 30 डिग्री पर के आएगा, रिजल्टेंट आएगा। तो सर बात मेरे को समझ हुई कि जब भी कभी मान लो रिजल्टेंट की दो वेक्टर बराबर होंगे, रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी तो सीधा हम ये फॉर्मूला याद रखेंगे। दूसरा, उसका जो एंगल बनता है वो बीच में बनता है ना, जितना भी दो वेक्टर के बीच एंगल होगा उसका आधे एंगल पर क्या बनेगा, आपका रिजल्टेंट क्या है, बनेगा। तो ये बातें याद रखना है, याद रखोगे तो आसान होगा, नहीं तो बार बार इसे क्या करना पड़ेगा, ड्राइव करना पड़ेगा। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई, ये बात तो मेरे को क्या है अच्छे तरीके से क्लियर है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था, ये आपको समझ आया ही होगा कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या किया है, सॉल्व किया। चलो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, वो भी आप खुद करने की कोशिश करना, फिर मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि भाई कैसे वो क्वेश्चन क्या होगा, एक्सप्लेन होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी रीड करो और खुद करने की कोशिश करो। वीडियो को पॉज करो और करने की कोशिश करो। चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई कैसे ये मान लो क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। तो चलो देखते हैं कि भाई क्या लिखा है, कहता है ए वेक्टर ए, मतलब ए एक वेक्टर दिया मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री एंड वेक्टर बी वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 110 डिग्री विद क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो सर मेरे को पता है कि भाई ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया ना, इसे हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। तो मान लो ये एक्स एक्सिस बना लिया, एक्स एक्सिस के साथ जो ए वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है सर, ए वेक्टर इधर बनाते हैं, ये कितना एंगल है सर, 20 डिग्री का क्या है एंगल है, कौन बना रहा है, ए वेक्टर बना रहा है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बी वेक्टर ना, वेक्टर बी मेक्स एन एंगल ऑफ 110 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो सिंपल सी बात है सर, इधर कितना कर दी, मान लो यहाँ पे है ना, मान लो यहाँ पर बना देते हैं, थोड़ा सा 90 से बड़ा होगा तो इधर होगा कहीं ना कहीं। तो सर ये वाला वेक्टर जो है तो वहां से कितना एंगल बना रहा है, 110 डिग्री क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, ये कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर। तो मुझे पता है सर, अगर मान लो मैं दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है ना, दोनों वेक्टर की एडिशन का क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, तो सिंपल सी बात है, मुझे तो दोनों वेक्टर के बीच एंगल पता होना चाहिए, ए और बी के बीच। मुझे ये नहीं दिया, मुझे एक्स एक्सिस के साथ इसका क्या दिया है, एंगल दिया है। तो सर आप बताते तो हो कि भाई कैसे, मान लो अगर आपके पास 800 रुपए हो, आप उसमें से 500 मान लो खर्च दो, तो कितने बचे, तो आपका आंसर होगा सर, क्या आसान सा क्वेश्चन पूछते हो, 300 ही बचे। बट बचे कैसे ये पता होना जरूरी है सर, टोटल में से जो खर्चे वो माइनस कर देते हैं। तो देखो ध्यान से कि भाई हमें कौन सा एंगल चाहिए, हमें तो चाहिए ये वाला एंगल है ना, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, हमें ये एंगल चाहिए। तो ध्यान से देखो कि भाई टोटल कितना है सर, 110, और 110 में से कितना खर्चा, 20 खर्चा, तो बचेगा क्या सर, यही तो बचेगा। तो ये एंगल कितना हो गया सर, 110 में से 20 खर्च दिए, तो ये माइनस करेंगे तो सर ये 90 डिग्री क्या बच गया, एंगल बच गया। तो सर पता चल गया कि भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया, अब तो हम इजीली कर सकते हैं। तो मुझे पता है सर, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता था सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसका मतलब पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, लगाओ जल्दी जल्दी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया, तो सर मैग्नीट्यूड दिया द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर। देखो ये तो ये मैग्नीट्यूड ही दिए हैं, तो
बरो यहाँ पे पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 इंटू पहला वेक्टर इंटू कितना हो गया दूसरा वेक्टर है ना, मान लो डॉट लिखो तो पहला वेक्टर हो गया, डॉट कितना हो गया दूसरा वेक्टर हो गया, तो उसके बाद सर कॉस क्या आ गया आपका थीटा आ गया, तो थीटा दिया आपको, हाँ सर थीटा निकाला तो है अभी, कितना आया 90 डिग्री आया। तो सिंपल सी बात है सर, आप वैल्यू तो भरनी है। आर वेक्टर किसके बराबर हो गया, 3 3 9 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, तो सर cos 90 कितना होता है, तो cos 90 तो सर 0 होता है, अगर 0 होगा तो ये रिजल्ट क्या हो गया 0 हो गया, तो इसका मतलब यही तो बचा। तो सिंपल सी बात है सर, ये तो बन गया आपका 25, तो 25 का अंडर रूट क्या होता है सर, मुझे पता है 5 होता है, तो ये आपकी क्या आ गई, मान लो वैल्यू आ गई है ना 5, आपका क्या आ गया 5 मीटर, आपका क्या आ गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा 5 मीटर होगा। उसके बाद एंगल भी पूछ रहा है, तो सर एंगल कैसे निकालते थे, tan बीटा है ना, रिजल्टेंट का जो एंगल होता है वो tan बीटा होता है। अगर tan बीटा निकालना है तो ये बात समझो सर, क्या होता था b sin थीटा अपॉन क्या होता था a प्लस b cos थीटा होता था। तो यहाँ पर वैल्यू करो जो है, b का काम कौन कर रहा है, दूसरा वेक्टर, सर दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 और साइन कितना दिया सर 90 डिग्री अपॉन कितना हो गया a प्लस b, a की वैल्यू भी तो दी है सर, a की वैल्यू कितनी दी है 3 दी है, उसके बाद सर प्लस b cos कितना हो गया सर 90 डिग्री, तो सर b की वैल्यू भी तो दी है, b की वैल्यू कितनी दी है 4 दी है। तो बरो यहाँ पे साइन 90 कितना होता है 1 होता है, ये आपको पता होगा, 4 हो गया प्लस बटा 3 हो गया, प्लस cos 90 क्या होता है सर, ये तो 0 होता है, तो इस खत्म हो गया, तो इसका मतलब 4 बटा 3 बचा, तो tan बीटा की वैल्यू कितनी आई 4 बटे 3, तो सर 4 बटे 3 हमें पता ही नहीं कि भाई किस एंगल पर, मान लो tan की वैल्यू 4 बटे 3 होती है, जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो ऐसे लिख दो बीटा इज इक्वल टू, ये उधर जाके tan इनवर्स हो जाता है ना, इसको उधर लेके जाओगे सिंपल सी बात है, उधर जाके इनवर्स होता है, तो सर ये क्या बन जाएगा, ऐसे लिख दो, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, मान लो ये आपका क्या है डायरेक्शन निकल गई। ठीक है, तो सर हमें एंगल तो नहीं पता, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 बाय क्या होगा 3 होगा। ठीक है, तो सर ये दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आया होगा कि कैसे ये क्वेश्चन क्या हुआ कंप्लीट हुआ। ठीक है, आपने उतार ही लिया होगा। चलो तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई तीसरा क्वेश्चन कैसे क्या होगा सॉल्व होगा, जल्दी जल्दी करते जाना और साथ साथ में मैं भी क्या है आपको सोल्यूशन करके बताता जाऊंगा। ठीक है, तो चलो लिखो जल्दी जल्दी तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। Forces F there and their resultant equal in ठीक है, तो चलो रीड करो जल्दी जल्दी, फिर मैं करके बताता हूं कि भाई कैसे क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा। चलो आपने कोशिश की होगी, देखते हैं कि भाई क्या लिखा है, टू इक्वल फोर्सेस, मतलब दो फोर्सेस दी है जिसका वैल्यू क्या है इक्वल है। तो सिंपल सी बात है सर, दो फोर्सेस मानते हैं, एक F1 मान लेते हैं, एक F2 मान लेते हैं, इन दोनों की वैल्यू क्या है बराबर है, ये हमें पता चल गया। हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, तो इसका मतलब उसका जो रिजल्टेंट है वो भी उन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के क्या है बराबर है। तो सर रिजल्टेंट को हम क्या लिखते हैं, मान लो F रिजल्टेंट लिख लेते हैं, फोर्सेस है तो फोर्सेस का रिजल्टेंट F रिजल्टेंट, ये तीनों क्या है बराबर हैं, तो तीनों बराबर हैं, तो तीनों किसी ना किसी वैल्यू के बराबर होंगे। तो चलो उस वैल्यू को हम क्या कह देते हैं, x कह देते हैं, f कह देते हैं, t कह देते हैं, जो आपका दिल करता है आप कह दो। अगर मैं यहाँ पर f लिखा है मैं उसको f ही लिख लेता हूँ। ये तीनों वैल्यू क्या है एक समान है, इसका मतलब तीनों की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं f लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन में हमें क्या है गिवन है। ठीक है, तो आगे पढ़ो। देन फाइंड द एंगल बिटवीन द क्या होगा टू फोर्सेस, मतलब जो दो फोर्सेस हैं उन दो फोर्सेस के बीच एंगल का क्या करो पता करो। तो सर एंगल ही तो निकालना है, तो अब एंगल तो निकाल ही सकते हैं। एंगल कहां से निकालेंगे सर, रिजल्टेंट का एंगल नहीं पूछ रहा हमें, दो वेक्टर के बीच का क्या पूछ रहा है एंगल पूछ रहा है। तो चलो निकालते हैं, दो वेक्टर के बीच सर हम कौन सा एंगल मानते हैं थीटा, तो इसका मतलब वो आर वाले से ही वो एंगल निकलेगा, नीचे वाले से नहीं निकलेगा। नीचे वाले रिजल्टेंट का क्या निकलता है एंगल निकलता है। वो हमने क्या पूछ रहा है, दोनों फोर्सेस के बीच
बीच कितना क्या होगा, एंगल होगा। तो निकालते हैं। सर मुझे पता है कि भाई जो रिजल्टेंट फोर्स है ना, रिजल्टेंट फोर्स मतलब एफ रिजल्टेंट, अब उसकी टर्म में लिखेंगे ना, रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, पहले वेक्टर का स्क्वायर, पहला वेक्टर कौन है, पहली फोर्स, दूसरे वेक्टर का स्क्वायर, तो दूसरा वेक्टर कौन है सर, दूसरी फोर्स, 2 इंटू पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ थीटा बिटवीन क्या होगा, देम होगा। ठीक है, तो सर यही दिया है मेरे को। तो एफ आर की वैल्यू सर क्या है, एफ है, तो इधर मेरे को पता है कि भाई F1 का स्क्वायर, तो सर F का स्क्वायर ही होगा क्योंकि ये भी F है, ये भी F है, ये भी F है, तो इसका मतलब ये भी F का स्क्वायर, ये 2 F डॉट क्या हो गया, F cos क्या हो गया, थीटा हो गया। तो सर मेरे को समझ आ गया कि भाई ये F, तो मैं स्क्वायरिंग कर देता हूं, बोथ साइड है ना, स्क्वायरिंग बोथ क्या होगा, साइड होगा, क्योंकि मैंने निकालना क्या है, आपको समझ आ रहा होगा, आपने ये निकालना है, क्योंकि आपने क्या निकालना है, एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। तो दो फोर्सेस के बीच कौन सा एंगल हम मानते हैं, थीटा क्या मानते हैं, दोनों मतलब वेक्टर के बीच कौन सा एंगल मानते हैं, थीटा मानते हैं। तो सर दोनों वेक्टर का काम यहाँ पे क्या कर रही हैं, ये दोनों फोर्सेस कर रही हैं, तो सिंपल सी बात है, थीटा निकालना है। तो स्क्वायरिंग किया तो मेरे को पता है सर इधर क्या हो गया, एफ स्क्वायर हो गया, इधर स्क्वायर रूट है ना, इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है इधर क्या बनेगा, एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर ही हो जाएगा ना, एफ इंटू एफ, एफ स्क्वायर कॉस क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो सर देखते हैं कि भाई क्या बनता है, एफ स्क्वायर इधर क्या बन गया, एफ इंटू एफ क्या हो गया ना, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे सर 2f स्क्वायर है, तो साथ में क्या आ गया, cos थीटा। तो ध्यान से देखो दोनों में 2f स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो वो बाहर निकाल देते हैं। तो सर दोनों में 2f स्क्वायर कॉमन आया, तो इधर क्या आ गया 2f स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस क्या आ गया, 1 माइनस नहीं सॉरी 1 प्लस क्या आ गया, cos थीटा आ गया। तो यहाँ पे यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, हमने cos थीटा निकालना है, 2f स्क्वायर उधर डिवाइड हुआ, तो सिंपल सी बात है सर f स्क्वायर के नीचे क्या आ गया 2f स्क्वायर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, 1 प्लस क्या हो गया cos थीटा हो गया। तो यहाँ पे सर f स्क्वायर से f स्क्वायर कटा 1/2, तो सर 1 है ना, 1 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो गया, तो इधर क्या आ गया सर cos थीटा आ गया। तो यहाँ से सर आधा, मान लो एक में से आधा जाता है तो सर आधा ही बचता है, तो आधा क्या बचेगा सर नेगेटिव, क्योंकि मुझे पता है एक बड़ा है, तो फिर यहाँ पे -1 बाय क्या आएगा 2 आएगा। तो सिर्फ सिंपल सी बात है सर cos थीटा क्या आ गया -1/2, तो सर मेरे को पता है -1/2 लिखना है, तो सिंपल सी बात है cos थीटा आपको पता ही होगा कि भाई 1/2, cos थीटा 1/2 कब होता है सर, cos 60 डिग्री पर 1/2 होता है। तो सर यहाँ पे क्या लिखते हैं cos 60 डिग्री। अब मुझे पता है कि भाई cos के साथ cos कटना है, पर वहां पे माइनस भी है, तो पहले माइनस क्या करना होता है, खत्म करना होता है। तो शायद आपको पता हो कि भाई क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, इसमें सभी पॉजिटिव, इसमें क्या होते हैं सभी पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव मतलब यहाँ पे सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होती है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ठीक है, secant थीटा, cosecant थीटा, मान लो और cot थीटा, ये सभी क्या होती हैं पॉजिटिव। सर इसमें कौन सी होती हैं, sin थीटा है ना, sin थीटा और कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होती हैं, और बाकी सारी क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। तो इसका मतलब सर सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो फिर इसका मतलब ये नेगेटिव जो आंसर आया ये सेकंड क्वाड्रेंट का, मतलब एक्चुअल में एंगल क्या है, ये 60 डिग्री नहीं है, 60 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो फिर cos थीटा का आंसर पॉजिटिव होना चाहिए था। ये 60 डिग्री एक्चुअल में किसमें कन्वर्ट करना है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करना है, कन्वर्ट। तो जब भी ऐसा बने तो सर इसको सेकंड क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो मुझे पता है कि सर 60 डिग्री को हम ये भी तो लिख सकते हैं 180 माइनस 120 है ना, 180 में से 120 घटाओगे तो क्या बनेगा, जब भी नेगेटिव साइन आए नेगेटिव को खत्म करना होता है। तो सर मेरे को पता है कि भाई cos 180 माइनस 20 60 डिग्री होता है ना, फिर से 180 में से 120 घटाओगे तो 60 डिग्री, इसका मतलब cos 60 को ये लिखा जा सकता है। अब ध्यान से देखो कि मुझे पता है सर ये वाला एंगल 90 होता है, ये वाला एंगल 0 होता है, ये 180 होता है, 180 माइनस थीटा, तो इसका मतलब ये पीछे जा रहा है ना, 180 प्लस थीटा होता तो नीचे, 180 माइनस थीटा वो इस क्वाड्रेंट की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो आपको पता होगा कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में मान लो cos 180 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 180 माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव, वो एक्चुअल में किसके बराबर होता है, cos थीटा, मतलब 180 पर साइन चेंज नहीं करता, ये आपको ज्यादा नहीं जाना, बस आप इतना याद रखो cos 180 माइनस थीटा, 180 पर cos ही रहता है, तो इसका मतलब आंसर जो आता है वो माइनस क्या आता है, cos थीटा आता है। तो सिंपल सी बात है सर यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा है, 120 डिग्री, तो सिंपल सी बात है सर cos थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस तो पहले ही है, इसका आंसर माइनस cos थीटा, थीटा क्या है 120 डिग्री, तो माइनस से माइनस कट गया, तो सिंपल सी बात है सर cos थीटा cos 120 डिग्री है, और एक cos से cos गया, तो थीटा क्या बचा सर 120 डिग्री बच गया। ठीक है, तो ये आपका क्या बना, एंगल बना। तो ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने आपको करके बताया, आपको क्वाड्रेंट का ज्ञान होना जरूरी है, अगर नहीं है तो फिर आप यहां से याद रखो सर -1/2 जब भी आएगी cos थीटा की वैल्यू वो कितनी होती है, कितनी होती है
120 डिग्री पर क्या होता है cos थीटा -1/2 होता है। ठीक है, तो आया कैसे ये मैंने आपको करके बताया कि कैसे आता है। ठीक है, तो बाकी आप ट्रिग्नोमेट्री देखना। ठीक है, जब मैं ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर अपलोड करूंगा वो भी एक्सप्लेन करूंगा, उसमें ये सब कुछ मैं क्या करूंगा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो वो देख लेना, वहां से आपको समझ आ जाएगा कि कैसे ये वैल्यू है आई है। ठीक है, तो चलो मान लो आगे बात करते हैं कि भाई कैसे, मान लो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया तीसरा, अब चौथे क्वेश्चन की क्या करते हैं बात करते हैं। तो लिखो जल्दी जल्दी फोर्थ क्वेश्चन और खुद करने की कोशिश करना। The greatest and least force, the greatest and least force, least resultant of two forces acting at a point are 10 Newton and 6 Newton respectively। ठीक है, उसके बाद है आपका if each force is increases by 3 Newton find the resultant of new forces when acting at a point at an angle of 90 degree with each other। ठीक है, तो ये आपका क्या है अगला क्वेश्चन है, तो ध्यान से रीड करो और देखते हैं कि भाई क्या इसका क्या आता है आंसर आता है। ठीक है, चलो आपने कोशिश की होगी तो देखते हैं कि भाई क्या लिखा है। कहता है द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। ठीक है, तो मैंने अपनी मान लो जब वीडियो बनाई थी मान लो वो वाली ट्रायंगल लो वाले, उसमें मैंने बताया था कि भाई रिजल्टेंट वेक्टर मैक्सिमम कब होता है मिनिमम कब होता है, या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होता है या मिनिमम कब होता है। मान लो क्या आपको पता होगा वो फोर्स की बात कर रहा है ना, फोर्स की, तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स मैक्सिमम कब होती है। सिंपल सर, मान लो जब दो वेक्टर क्या होते हैं पैरेलल होते हैं, तो जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं उनका जो मैग्नीट्यूड होता है उनको सीधा हम क्या कर सकते हैं प्लस कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, मान लो रिजल्टेंट फोर्स मैक्सिमम जब होगी वो किसके बराबर होगी, पर F1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ F1 प्लस मैग्नीट्यूड F2। ये दिया है आपको, देखो क्वेश्चन में ये वैल्यू कितनी दी है, ये वैल्यू आपको दी है 10 न्यूटन है ना। उसने कहा है कि जो मान लो टू फोर्सेस ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट, मतलब सबसे बड़ा रिजल्टेंट, मान लो जब रिजल्टेंट बनेगा वो 10 न्यूटन का है और सबसे छोटा जो रिजल्टेंट बनेगा वो 6 न्यूटन का है। तो सर सबसे बड़ा रिजल्टेंट कब बनता था, जब दो वेक्टर पैरेलल होते थे, तो पैरेलल में सर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होता था वो सिंपल दोनों फोर्स मतलब दोनों वेक्टर के प्लस के क्या होता है बराबर होता है डायरेक्टली मैथ्स के अकॉर्डिंग। तो सिंपल सी बात है सर, F1 प्लस F2 आपको क्या दिया 10 दिया है, और मिनिमम कब होता था ये भी मैंने आपको समझाया था कि जब ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है और इनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्टली माइनस, ये सबसे छोटी फोर्स आएगी, सबसे छोटा रिजल्ट आएगा, ये सबसे बड़ा रिजल्ट आएगा। अदरवाइज फोर्स जो होगी वो इन दोनों के क्या होगी बीच। तो सबसे बड़ी फोर्स की वैल्यू रिजल्टेंट की वैल्यू ये दी है, सबसे छोटी रिजल्टेंट की वैल्यू क्या दी है 6 दी है। तो इसका मतलब इस यहां से सर मेरे को पता है दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो मैं इसे क्या कर सकता हूं सोल्व कर सकता हूं। ये तो मैंने पढ़ा छोटी क्लासेस में, देखो प्लस करेंगे ये कैंसिल हो गया, F1 प्लस F1 है ना, ये दोनों प्लस के हैं, इसके आगे प्लस का साइन है, 2F1 हो गया, तो यहां से 16 हो गया। तो सर सिंपल सी बात है F1 की वैल्यू क्या आई, दो इधर डिवाइड हुआ तो डिवाइड हुआ तो सर 8 हो गया, F1 की वैल्यू क्या हो गई 8। तो इसे मान लो पहली इक्वेशन में पुट कर दो, अगर पहली में पुट करोगे तो सर 8 प्लस कितना हो गया F2 इज इक्वल टू 10। तो मान लो F2 की वैल्यू कितनी आ गई सर आपके, है ना कितनी, ये उधर जाके -2 आ गया। तो सर F1 तो F2 हमें पता चल गया। F1 की वैल्यू कितनी आई है आपकी 8 आई है, और F2 की वैल्यू क्या आई है आपके मान लो 2 आई है। तो ये दो फोर्सेस है जिसका रिजल्टेंट मैक्सिमम और क्या है मिनिमम है। तो ये बात तो आपको क्लियर होगी आगे पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो ये तो निकल गया, मान लो निकल गया। उसके बाद कहता है इफ ईच फोर्स इज इंक्रीजेस बाय 3 न्यूटन, तो इसका मतलब इसको भी 3 बढ़ाना है, इसको भी 3 बढ़ाना है। तो सिंपल सी बात है, इसको 3 बढ़ाया तो सर ये 11 न्यूटन हो गई, इसको 2 बढ़ाया
है तो इसकी कितनी हो गई 5 न्यूटन हो गई। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि दोनों फोर्सेस को 3 न्यूटन बढ़ाना है। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्सेस, जो नई फोर्सेस बनी है उसका रिजल्टेंट फाइंड करना है व्हेन एक्टिंग एट ए पॉइंट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद क्या होगा ईच अदर होगा। तो सिंपल सी बात है सर, एंगल निकालना है, मतलब जब मान लो क्या है ना, मतलब जब जो दोनों फोर्सेस कितने एंगल पर एक्ट करती हो 90 डिग्री पर, उसका रिजल्टेंट निकालना है और डायरेक्शन भी लिख लो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालनी है। तो सर रिजल्टेंट फोर्स इसका मतलब एफ आर किसके बराबर होगा, अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू क्या होगा cos थीटा होगा। तो सिंपल सी बात है सर, F1 की वैल्यू कितनी आ गई सर 11, तो फिर इसका मतलब 11 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 11 इंटू क्या हो गया सर 5 इंटू cos थीटा। तो सर cos थीटा कितना होगा आपका, मतलब थीटा आपको दिया है 90। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, FR इज इक्वल टू क्या हो गया सर, cos 90 तो 0 होता है, तो ये तो कैंसिल हो गया, 11 कितना होता है सर 121 और 5 कितना होता है 25 होता है। तो सिंपल सी बात है सर, FR किसके बराबर आया, अंडर रूट कितना 146 आ गया। तो सर 146 मतलब 12 का स्क्वायर जो होता है वो 144 होता है, तो फिर सिंपल सी बात है 12 से थोड़ा सा बड़ा है, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आएगा 12.1 आ जाएगा। ठीक है, तो सर ये रिजल्टेंट क्या आ गई आपकी फोर्स आ गई 12.1 आपकी क्या आ गई फोर्स आ गई। ठीक है, तो सर दूसरा मान लो डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन किसकी निकालनी है, रिजल्टेंट tan बीटा निकालना है। तो tan बीटा क्या होगा सर, सेकंड वेक्टर, सेकंड कौन है ये sin थीटा हो गया, अपॉन क्या होगा फर्स्ट वेक्टर प्लस क्या होता है सेकंड वेक्टर इनटू cos थीटा, यही होता है सर। तो इसका मतलब tan बीटा जो होगा वो किसके बराबर F2 क्या है सर, F2 मतलब सेकंड फोर्स, सेकंड क्या दी है 5 न्यूटन दी है, अपॉन मान लो sin 90 दी है, तो sin 90 मान लो ये क्या दी है 11, तो ये आपकी कितनी दी है सर, मेरे को पता है F2 फिर से कितनी दी है 5 और cos कितना हो गया सर 90, तो cos 90 तो सर 0 होता है, ये वैल्यू तो खत्म हो गई। sin 90 क्या होता है सर 1 होता है, तो सिंपल सी बात है सर tan जो बीटा आया sin 90 की वैल्यू 1, यहाँ पे 5 आ गया और नीचे क्या बचा 11। तो सिंपल सी बात है सर, tan बीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आ गई, 11 को 50 से डिवाइड करो है ना, मान लो पॉइंट लगा लो 0.50 हो गया, तो 11 चौक 44 6 60 हो गया, 11 5 55 हो गया, तो सर लगभग इतना बना 0.45। तो 0.45 सर हमें पता ही नहीं, हमें मतलब किसकी वैल्यू पता होती है, लगभग 0.6 के आसपास 1/√3 3 डिग्री की पता होती है। तो चलो इसे नहीं पता, तो इसे कैसे लिख देना है, ऐसे लिख देना है, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो सर मेरे को एक्चुअल में अगर मैं आपको पूछूं tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 30 की आपको पता होगा 1/√3 होती है, तो √3 की वैल्यू 1.737, तो इसे अगर लगभग 2 माने तो 1/2 कितना होता है 0.5, तो इसका मतलब ये 2 से छोटा है, तो इसका मतलब इसका आंसर 0.5 मान लो 5 अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं, लगभग इतना क्या होगा आंसर होगा। तो जब tan 30 डिग्री मतलब थीटा 30 डिग्री होता है तब उसका आंसर लगभग कितना होता है, इतना होता है। तो यहां से आपको समझ आ रहा होगा एक्चुअल में एंगल जो है वो 30 डिग्री से भी क्या है छोटा है, 30 डिग्री से छोटा मतलब अगर 0.55 मतलब अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं, इसका आंसर लगभग कितना आएगा, इतना आएगा अप्रोक्सीमेशन। तो सर सिंपल सी बात है इतना ही आएगा ना, मतलब 2 से करेंगे 55 छोटी हुई, तो सिंपल सी बात है आंसर बड़ा ही आएगा। हाँ, तो ये मतलब 30 डिग्री से भी छोटा क्या होगा एंगल होगा, यहां से ये समझ आ रहा है। तो अगर 30 डिग्री से छोटा होगा तो यहां से एक बात और समझनी है आपने कि जब भी आपको एंगल समझ आए, अब देखो ध्यान से, पहला वेक्टर कौन था, एक वेक्टर 11 डिग्री था, दूसरा वेक्टर 5 डिग्री था। तो यहां से ध्यान से देखो कि भाई मान लो अगर ये वाला वेक्टर, पहला वेक्टर 11 न्यूटन था, ये वाला आपका 5 न्यूटन था, और रिजल्टेंट का जो एंगल बनाते हैं वो किसके साथ बनाते हैं सर, मान लो हॉरिजॉन्टल वेक्टर के साथ बनाते हैं, जो बीटा होता है वो एक्चुअल में इसके साथ होता है। तो ये वाला बीटा जो लगभग बन रहा है वो 0.55 से छोटा है, तो 0.55 से छोटे होने का मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री से छोटी होगी। अगर 30 डिग्री होती तो इतना होना था, अब 30 से छोटा ही होगा है ना, tan बीटा जो है वो 30 से छोटा ही होगा, तभी उसका आंसर 0.45 आएगा। तो इसका मतलब ये एंगल जो बन रहा है बीटा मतलब 30 से क्या बन रहा है, स्मॉल बन रहा है। तो 30 से स्मॉल मतलब एक्चुअल में जब भी मान लो आपको रिजल्टेंट निकालना हो, रिजल्टेंट हमेशा मतलब जो मान लो आपका वेक्टर जो होता है वो बड़ा होता है, उसकी तरफ आपका क्या होता है, रिजल्टेंट की क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो ध्यान से देखो, मान लो इसका एंगल 30 डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब ये किसके पास है, मान लो 11 न्यूटन के पास है, ये लगभग मान लो वेक्टर जो है वो 11 न्यूटन के पास है। तो ये बात भी आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि जो मान लो वेक्टर का रिजल्टेंट बनता है वो हमेशा किसकी तरफ बनता है, मान लो जो बड़ा वेक्टर होता है उसकी तरफ क्या है आपका बनता है। ठीक है, यहाँ लिख लो एक साइड पे, यहाँ पे लिख लो कि भाई रिजल्टेंट वेक्टर ना, रिजल्टेंट वेक्टर जो बनता है ना, रिजल्टेंट वेक्टर किसकी
हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा बड़े वेक्टर की तरफ होता है। ठीक है, मतलब बड़े वेक्टर की तरफ आपका रिजल्टेंट वेक्टर बनता है। ये बात आपने क्या रखनी है, अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो ये बहुत जगह पर काम आती है। मतलब जगह अगर यहाँ पर तो एंगल पूछा है तो एंगल पूछ रहा है, अगर एंगल नहीं पूछा हो तो ये बात आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि हमेशा बड़े मतलब जो वेक्टर होगा बड़ा वेक्टर उसकी तरफ ही आपका क्या बनता है, ज्यादा रिजल्टेंट बनता है। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पर 30 डिग्री से भी छोटा बन रहा है तो इसका मतलब बड़े वेक्टर के पास है। अगर इधर से एंगल देखें, अगर मान लो इधर 25 डिग्री हो तो इधर कितना होगा सर, 90 डिग्री से पूरा 90 डिग्री होता है, इधर 25 होगा तो सिंपल सी बात है इधर 65 डिग्री होगा। तो फिर किसके पास हुआ सर, तो बड़े वाले वेक्टर के पास हुआ। तो ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो अपने दिमाग में ये एक नोट्स में लिख लेना, ये वाली बात भी जो मैंने आपको क्या की है बताई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या है बात है। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो जल्दी जल्दी लिखो, फिर इसे क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मान लो आपका जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, तो देखते हैं कि भाई कैसे सॉल्व होगा। अगर आपने ये कर लिए तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो लिखो जल्दी जल्दी क्या है, टू वेक्टर्स A and B has equal magnitude if magnitude of A plus B, A vector plus B vector, magnitude of A vector plus B vector equal to magnitude equal to 2 times magnitude of A vector माइनस क्या है B vector, A vector magnitude of A vector and B vector, find angle between A vector and क्या होगा, B vector होगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसे उतार मतलब समझो और करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो आपने कोशिश की होगी। तो ये आपका जेई का क्वेश्चन है, जेई 2021 या 22 में इतने में आपका क्या आया था, क्वेश्चन आया था, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये आपको क्या करते हैं, समझते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, तो जब आपको मान लो क्वेश्चन आए पहले तो उसको रीड करो, अच्छी तरीके से लिखो। वो कह रहा है कि भाई टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैज इक्वल मैग्नीट्यूड। तो सिंपल सी बात है सर, मान लो ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। तो इसको क्या लिखे सर, पी लिख लेते हैं। इसका मतलब ए को भी पी लिख सकते हैं, बी को भी क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। ठीक है सर, बात क्लियर है। उसके बाद इक्वल मैग्नीट्यूड, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मतलब जो दोनों के एडिशन का मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर है, वो बोल रहा है इक्वल टू 2 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, ए वेक्टर माइनस क्या होगा, बी वेक्टर, इसके क्या है, बराबर है। तो फिर निकाल के बताओ कि भाई थीटा है ना, थीटा निकाल के बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कितना क्या होगा, एंगल होगा। तो थीटा ही एंगल मानते हैं हम, पीछे आपने पढ़ा ही है। तो सर मेरे को क्लियर होगा कि मेरे को कंडीशन क्या क्या दी है, एक तो ये दी है, एक ये दी है, और यहां से क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो आसान है सर, मेरे को पता है ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये वही तो हो गया कि भाई आर वेक्टर क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होता है। तो सर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है, मतलब इधर मैग्नीट्यूड करेंगे तो इधर भी तो मैग्नीट्यूड होगा। तो भी सिंपल सी बात है सर, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, अंडर रूट पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के बराबर होता है। तो सिंपल सी बात है, इस पे हम क्या लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा ना, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये, मतलब या फिर कह सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि आर वेक्टर इसके बराबर है, इसका मैग्नीट्यूड ये, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको दिया 2 टाइम। तो सर इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखें, तो वैसे तो मैंने आपको ये नहीं समझाया, बट आपको क्या है कि भाई थोड़ा सा याद रखना है। अगर समय ना तो यहां पर ही समझा देता हूं। मान लो ए वेक्टर, मान लो ए वेक्टर आपका ये है ना, मान लो ए वेक्टर ये है, थोड़ा टेढ़ा बना लेते हैं, नहीं तो आपको पता चल जाएगा कि भाई 90 का एंगल है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि भाई ए वेक्टर जो है
वो ऐसे है, ठीक है। तो ए वेक्टर ऐसे है, मान लो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, मान लो इनके बीच थीटा क्या है, एंगल है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच थीटा क्या है, एंगल है, इधर बी मानो, ठीक है। इधर बी वेक्टर हो गया, इधर ए वेक्टर हो गया, इन दोनों के बीच अगर थीटा एंगल है तो मुझे पता है सर मुझे क्या चाहिए, मुझे a माइनस बी चाहिए, और मान लो a वेक्टर माइनस बी चाहिए। अगर इन दोनों को ऐड करना हो तो हम कैसे लिखते हैं सर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर लिखते हैं। तो अगर मान लो a माइनस बी वेक्टर लिखना हो तो उसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a वेक्टर प्लस माइनस ऑफ b वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, मुझे क्या चाहिए, a वेक्टर तो है, मतलब नेगेटिव ऑफ क्या चाहिए, b वेक्टर, क्योंकि नेगेटिव इससे प्लस से माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या आएगा, माइनस b। तो इसका नेगेटिव चाहिए तो इसको ऐसे लिख देते हैं। मान लो अगर इसका उल्टा लिखेंगे तो मेरे को पता है सर ये नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर ही तो होगा। तो सिंपल सी बात है, मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, इन दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इनका थीटा भरना पड़ेगा। तो सर इनका थीटा कितना होगा, टोटल आपको पता होगा एक लाइन पर टोटल एंगल कितना होता है, 180। तो सर ये कितना है थीटा, तो 180 पूरा हुआ, थीटा उसमें से चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा होगा, 180 माइनस थीटा। तो सिंपल सी बात है सर, सिंपल, मान लो इन दोनों को ऐड करना है तो पहले का मैग्नीट्यूड लेना है, दूसरे का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच का एंगल कितना लेना है, 180 माइनस क्या लेना है, थीटा। तो इसका मतलब इसका रिजल्टेंट भी क्या होगा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड सर a स्क्वायर ही होगा, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया जो माइनस साइन होता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो मैग्नीट्यूड तो सर b ही होगा, माइनस साइन नहीं लेना, ठीक है। तो इसका मतलब b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर कोस थीटा। अब थीटा, इन दोनों के बीच थीटा कितना है सर, ये वाला क्या है, इन दोनों के बीच थीटा है, तो भी यहाँ पे क्या आएगा, 180 माइनस क्या हो जाएगा, मतलब थीटा हो जाएगा, तो ये वाला एंगल यहाँ पे क्या होगा, यूज होगा। तो मतलब देखो ध्यान से, ये फिर से सेकंड क्वाड्रेंट बना, ये मैंने आपको पीछे भी समझाया है। इस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस की वैल्यू क्या होती है, मतलब 180 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, बट नेगेटिव होता है। तो सर सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या आया होगा, ये भी कोस माइनस थीटा, मतलब इसका आंसर माइनस कोस क्या आया होगा, थीटा। तो माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, बस ये मान लो डिफरेंस होता है एडिशन और क्या होता है सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जब भी सब्ट्रैक्शन करना हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, बस माइनस यहाँ पे आएगा, एडिशन में यहाँ पे क्या आता है, प्लस आता है। कैसे आया ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो ऐसे एक्चुअल में ऐसे ही आपको माइनस में आता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। अब इसकी वैल्यू भर के देखते हैं कि क्या आपका क्या आता है, आंसर आता है, फिर उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो लिखो जल्दी जल्दी। अब देखते हैं यहाँ पे, है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, ये लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो सर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स तो है ही, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट, है ना। अभी आपने समझाया, इसकी जगह पर क्या आ जाना है, माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab क्या होगा, cos क्या होगा, थीटा होगा, है ना। क्योंकि इसे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, a वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर लिख सकते हैं। तो इसका अभी आपने मैग्नीट्यूड निकाल के बताया, इसका आंसर क्या आया था, यही आया था। तो सिंपल सी बात है सर, मैग्नीट्यूड क्या क्या आया आंसर, क्योंकि ये आर वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आया, ये आया, ठीक है। तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। अब भरो यहाँ पे, मान लो क्या वो और इन्फॉर्मेशन क्या दी है, दोनों वेक्टर बराबर है, तो भर दो यहाँ पे। पहले तो स्केयरिंग कर दो सर, स्केयरिंग क्या होगा, बोथ क्या होगा, साइड होगा ना, स्केयरिंग बोथ साइड, और साथ में वैल्यू भी भर रहा हूं। तो जब स्केयर करोगे तो सर इधर a स्केयर आ जाएगा ना, इधर क्या आ जाएगा, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab cos थीटा आ जाएगा। तो इधर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, इधर क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos क्या बना, थीटा बना। तो सिंपल सी बात है सर, आप तो वैल्यू भरनी है, a और b दोनों किसके बराबर है, p। तो इसका मतलब यहाँ पे भी p स्क्वायर, यहाँ पे भी p स्क्वायर, 2 p इंटू p क्या होगा सर, p स्क्वायर cos थीटा हो गया। इधर भी भरो सर, इधर भी p स्क्वायर, यहाँ पे भी p स्क्वायर माइनस 2 p इंटू p, है ना, p इंटू p, यहाँ पे भी सीधा लिख देते हैं p इंटू p, है ना, p इंटू p स्क्वायर, साथ में क्या आ गया, cos थीटा आ गया। तो सर 4 मल्टीप्लाई तो करना है, p और p क्या बन गया सर, 2p स्क्वायर बन गया, और यहाँ पे क्या आ गया सर, 2p स्क्वायर cos थीटा आ गया। तो यहाँ से निकालते हैं सर, मान लो क्या बना, 4p स्क्वायर 2p स्क्वायर हो गया माइनस 2p स्क्वायर हो गया, cos क्या हो गया, थीटा। तो सर इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos थीटा हो गया। तो सर इसको इधर लिखते हैं, इधर क्या बना आपका, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8p स्क्वायर हो गया माइनस 8p स्क्वायर हो गया, cos थीटा हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, cos थीटा वाले अलग कर लेते हैं, ये वाले इधर, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, ये उधर जाके माइनस होगा ना, 2p स्क्वायर माइनस 8p स्क्वायर, तो क्या बनेगा सर, माइनस 6p स्क्वायर ही बनेगा। और ये
माइनस 2p स्क्वायर है, उधर जाके प्लस 2p स्क्वायर है, माइनस होगा और माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब माइनस 10 क्या आ जाएगा p स्क्वायर cos स्क्वायर क्या आ जाएगा थीटा। तो देखो माइनस से माइनस कटा, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई उसके नीचे ले जाओ 6p स्क्वायर और 10p स्क्वायर आ गया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या आ गया आपका cos स्क्वायर थीटा आया, नहीं cos स्क्वायर नहीं आया सर, इसके साथ स्क्वायर नहीं आया, मतलब इसका cos थीटा ही आया और cos थीटा की वैल्यू क्या आई, इससे ये कटा और 3 से गया 5 से गया और cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई सर आपके 3 बटा कितनी आ गई 5। तो सिंपल सी बात है थीटा इज इक्वल टू क्या है cos इनवर्स 3/5। ठीक है, तो ये आपका क्या था क्वेश्चन था, ये जेईई का क्वेश्चन है 2022 21 या 22 में आपका क्या है ये क्वेश्चन पूछा गया था, आसानी क्वेश्चन है, सिंपलीफिकेशन का सिंपल क्या था क्वेश्चन था। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई कि भाई कैसे ये बातें क्या होंगी क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला आपका मान लो नीट का क्वेश्चन है, AIPMT का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसे हम नीट कहते हैं, उसका क्या है क्वेश्चन है, उसे भी एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कैसे वो क्वेश्चन क्या होगा एक्सप्लेन होगा। ठीक है, तो वो भी आसान ही है, मतलब सिंपल, आपको थोड़ी सी अच्छे तरीके से वो बेसिक कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने पहले भी बताया कि भाई जब भी कभी कोई क्वेश्चन करना हो पहले आपके बेसिक क्या होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बेसिक आपको क्या आने चाहिए, अच्छे तरीके से आने चाहिए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिखो, मान लो क्या क्वेश्चन है, 6 vectors A to F have the magnitude and direction indicated in the figure, which of the following statement is correct। ठीक है, is correct। ठीक है, तो मान लो देखो पहले वेक्टर बनाओ जो दिए हैं, ए वेक्टर है, उसके बाद यहाँ से सीधा आपको क्या दिया है, डी वेक्टर दिया है और आपको बी वेक्टर यहाँ पे दिया है और यहाँ पे आपको दिया है ई वेक्टर दिया है और ऐसे आपको क्या दिया है, सी वेक्टर और ऐसे आपको क्या दिया है, एफ वेक्टर दिया है। ठीक है, तो मान लो कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बतानी है। पहली ऑप्शन है आपकी बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर हो गया। ठीक है, तो एफ वेक्टर हो गया। दूसरी स्टेटमेंट है डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, एफ वेक्टर। तीसरी स्टेटमेंट है डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर। चौथी स्टेटमेंट है मान लो बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, एफ वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका क्या है क्वेश्चन है, मान लो AIPMT का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब जिसे हम नीट कहते हैं, नीट 2010 का क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के बेस्ड पर है। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई कैसे सॉल्व होगा, तो जल्दी जल्दी देखो फिर मैं सॉल्व करके बताता हूँ कि भाई कैसे सॉल्व होगा। चलो आपने देखा होगा, तो सर मुझे पता है कि भाई एक्चुअल में ये वेक्टर ही तो दिए हैं, तो मेरे को पता है कि भाई वो क्या पूछ रहा है, मतलब एक्चुअल में ये वेक्टर और ये वेक्टर को ऐड करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर क्या आना चाहिए, एफ वेक्टर। तो सिंपल सी बात है सर, वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग की जा सकती है, तो क्यों ना इसको हम पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करें, जैसे हम पैरेललोग्राम है ना, मेरे को पता है ये रिजल्टेंट का काम कर रहा है आर वेक्टर का, ये पहला वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया, तो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। अगर मैंने जैसे पढ़ा है, मैंने तो ये पढ़ा है कि रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर होता है, पहले वेक्टर का मतलब पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर। तो इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता था पैरेललोग्राम में, यही तो होता था सर कि डायगोनल, मान लो दो वेक्टर का डायगोनल, मतलब दो वेक्टर जब दो साइड से पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करती हो तो उनका जो डायगोनल होगा वो एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करता है, रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करता है। तो चलो बना के देखते हैं कि भाई वो पैरेललोग्राम बनते हैं या नहीं बनते। ठीक है, तो मान लो देखते हैं कि भाई हमें इसके लिए बनाना है, तो पहले तो ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर को इकट्ठा करो। बी वेक्टर कौन है सर, बी वेक्टर ये हो गया, और सी वेक्टर कौन है, पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, सी के साथ इसकी टेल जोड़े, उसके बाद सर एफ वेक्टर, तो एफ वेक्टर क्या बना, ये बना। तो सर ऐसे थोड़ा ना होता था, अगर इन दोनों का रिजल्टेंट मान लो एफ वेक्टर होगा तो फिर ऐसे होना चाहिए था डायग्राम, है ना, मान लो सी वेक्टर इधर बी वेक्टर इधर, तो रिजल्टेंट ऐसे होता ना, तीनों सेम पॉइंट से क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। तो ये तो उधर को मान लो जा रहा है, तो इसका मतलब ये बात डेफिनेशन मान लो गलत होगी। तो पहली ऑप्शन तो सर गलत हो गई, पहली ऑप्शन क्या है आपके गलत है। ठीक है, तो चलो दूसरी भी ऐसे ही चेक करो जल्दी जल्दी कि वेक्टर को जोड़ के देखो, क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं वेक्टर में तो की जा सकती है, इसको जोड़ के देखो। अब डी और सी को जोड़ो, डी कौन है सर, ये है, तो डी कहां के जा रहा है, ऊपर को पैरेलल सी, सी कौन है सर, सी किधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है, तो इसका मतलब सी को इसके साथ जोड़ सकते हैं, ये डी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये है, इसके ऊपर को है, पैरेलल शिफ्टिंग करके जोड़ सकते हैं। उसके बाद सर एफ वेक्टर, तो एफ वेक्टर क्या जा रहा है सर, ये जा रहा है, तो अब ट्रायंगल लो, यहाँ पे ट्रायंगल लो हो सकता है। तो सर ट्रायंगल लो क्या कहता था, ट्रायंगल लो कहता था कि दो वेक्टर सेम ऑर्डर में प्रेजेंट होंगे ना, दो
साइड को रिप्रेजेंट करते हो और उनका ऑर्डर सेम हो, तो एक्चुअल में किसका किसका ऑर्डर सेम है, इसका और इसका, ये एफ वेक्टर है, इसका ऑर्डर सेम है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कौन बन रहा है सर, डी वेक्टर बनना है। तो एक्चुअल में इसकी स्टेटमेंट क्या सही बननी थी, एफ वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट कौन सर, डी वेक्टर, क्योंकि रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या है, ऑपोजिट, इसका और इसका ऑर्डर सेम है, रिजल्टेंट का ऑर्डर ऑपोजिट, तो रिजल्टेंट कौन है सर, डी वेक्टर, इन दोनों का। बट उसने तो हमें ये पूछा है कि डी प्लस सी एफ के बराबर है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो सर ये भी गलत हो गया। अब इसके बाद तीसरा चेक करके देखते हैं कि भाई तीसरा सही है या गलत है। चलो तीसरा क्या है, डी और ई, तो सर डी वेक्टर को बनाते हैं, डी वेक्टर क्या है आपका, ये है ना, तो ई वेक्टर, तो टेल के साथ टेल जोड़नी होती है, क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम लो तो पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं। ई वेक्टर इधर को है सर, इधर बना देते हैं, ये ई वेक्टर बना, तो एफ वेक्टर, तो एफ वेक्टर देखो ध्यान से, एफ वेक्टर अगर टेल से जोड़ेंगे तो एफ वेक्टर किधर को बन रहा है, ये बन रहा है, तो सर ये बन तो गया पैरेललोग्राम। जब भी दो वेक्टर दो एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करें और एक पॉइंट से एक्ट करें, तो उसका रिजल्टेंट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम होता है, वो भी सेम पॉइंट से क्या करता है, एक्ट करता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, डी और ई की जो वेक्टर मान लो एडिशन होगी वो किसके बराबर होगी सर, एफ वेक्टर के बराबर होगी। इसका मतलब ये क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। ये आपका क्या है, मान लो नीट का क्या है, क्वेश्चन है 2010 का। ठीक है, तो चलो बात मेरे को क्लियर होगी सर कि भाई कैसा क्वेश्चन मान लो नीट में आया था। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं, मान लो उससे अगला मान लो 7वां क्वेश्चन क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो जल्दी जल्दी लिखो 7वां क्वेश्चन क्या है, द रिजल्टेंट of two vectors a vector and b vector is perpendicular to the vectors a vector and its magnitude is equal to its magnitude equal to half of the magnitude of b vector find out the angle between ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो इसको, रीड करो, फिर देखते हैं कि भाई क्या इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो सर चलो आपने रीड किया होगा, तो देखते हैं कि कोशिश की होगी, चलो देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। तो चलो पढ़ो, कहता था रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर दिए हैं, उनका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, मतलब आगे पढ़ो, रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर क्या होगा, ए होगा। मतलब क्या कि जो मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए हैं, हमें नहीं पता कि भाई क्या है, मान लो ए वेक्टर अगर हम इधर मानते हैं तो उसने कहा है कि भाई दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर है, उसका मान लो जो रिजल्टेंट है ना, टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए। इसका मतलब ए वेक्टर के जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट है वो उसके क्या है, परपेंडिकुलर है ना। आर वेक्टर जो है वो एक्चुअल में क्या है, ए वेक्टर का क्या है, परपेंडिकुलर है, वो स्टेटमेंट में बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे तो सर समझ आ जाएगा। देखो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए, मतलब ए वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन है, रिजल्टेंट वेक्टर है। तो सिंपल सी बात है सर, आर वेक्टर तो दोनों वेक्टर के बीच आता है, अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो सिंपल सी बात है सर, बी वेक्टर किधर होगा, कहीं ना कहीं इधर होगा, हमें नहीं पता कि भाई वो कितने डिग्री पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है, ये ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच आया। उसने कहा कि भाई रिजल्टेंट क्या कर रहा है, ए के साथ 90 डिग्री का क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो सर ये बात क्लियर है, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, बी वेक्टर होगा। तो बोल रहा है कि भाई जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के क्या होगा, बराबर होगा। तो सर मैग्नीट्यूड को ऐसे भी तो लिखते हैं, तो इसका मतलब एक इंफॉर्मेशन आपको ये दे दी कि भाई आर जो है वो 1/2 क्या है, बी के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन क्या होगा, ए वेक्टर एंड क्या होगा, बी वेक्टर होगा। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल पता
करो कि भाई कितना होगा। तो सिंपल सी बात है सर, ए और आर के बीच तो 90 डिग्री पता है, अगर ये वाला एंगल किसी तरीके से निकल जाए तो मेरी क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि भाई एक्चुअल में, क्योंकि ये वाला एंगल मेरे को पता है ये निकल गया, तो टोटल एंगल क्या होगा, इन दोनों का सम ही तो होगा, कितना 90 प्लस क्या होगा सर, थीटा होगा ना। टोटल एंगल कितना होगा 90 प्लस क्या होगा, थीटा। तो इसका मतलब टोटल एंगल मेरे को पता चल जाएगा अगर थीटा की वैल्यू निकले। तो सर एंगल जब निकालना होता है तो मेरे को पता है कि भाई एंगल निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करते हैं। पीछे भी तो बताया कि अगर डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन का मतलब एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ही तो यूज करते हैं। वहां पर tan थीटा यूज करते थे, तो यहाँ पे देखते हैं कि भाई क्या यूज करना है। पहले तो बनाओ, मतलब अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करनी है तो सर परपेंडिकुलर होना चाहिए, हमें पता है, तो क्यों ना यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सर ये 90 डिग्री का एंगल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो देखो ध्यान से कि भाई ये वाली क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो मेरे को पता है कि मेरे को चाहिए क्या मेरे को मान लो ये वाला एंगल चाहिए, अगर ये एंगल चाहिए तो ये वाला वेक्टर बी दिया है ना, ये बी दिया है, और ये क्या है सर आर है। तो सिंपल सी बात है बी और आर का रिलेशन मेरे को यहाँ पे भी तो दिया है, तो फिर सिंपल सी बात है मैं किसको यूज करूंगा, इन दोनों को क्या करूंगा, यूज करूंगा, क्योंकि इसका रिलेशन मेरे को क्वेश्चन में गिवन है। तो इन दोनों के मतलब ऐसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ढूंढो जो इन दोनों को इन्वॉल्व करती हो। तो सर मेरे को पता है ये 90 डिग्री एंगल है थीटा, तो ये क्या है सर बेस है, तो ये क्या है हाइपोटेन्यूज है ना, परपेंडिकुलर के सामने। बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं सर, cos थीटा में आते हैं। तो यहां से cos थीटा निकालते हैं। सर cos थीटा किसके बराबर होगा, अगर इसका नाम रख दें P, ये Q हो गया, ये R नहीं रखते, ये M हो गया, ये T हो गया। तो सिंपल सी बात है सर परपेंडिकुलर बेस PM हो गया, हाइपोटेन्यूज PT हो गया, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, PM की वैल्यू क्या है सर, PM ये, तो ये क्या है सर R। मैंने आपको बताया कि cos थीटा मतलब एक मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर यूज नहीं करना, R ही लिखना है। R बटे कितना हो गया सर PT, तो PT कितना है सर, PT आपका B, तो मतलब R बटे कितना है B है। तो सिंपल सी बात है सर R इधर B है, तो इसे यहाँ से इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, R बटा B किसके बराबर होगा 1/2 है ना, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1/2 आ गया। तो सिंपल सी बात है सर इसकी वैल्यू 1/2, फिर cos थीटा 1/2 कब होता है ना, cos थीटा कितना आया 1/2, तो सर cos थीटा 1/2 कहाँ होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, cos 60 डिग्री लिख सकते हैं, cos 60 पर ही तो 1/2 होता है। तो सिंपल सी बात है cos से cos कैंसिल, और थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री हो गया ना। cos से cos कैंसिल होता नहीं है, मतलब लिखते हैं cos से cos कैंसिल, और थीटा की वैल्यू क्या हो गई 60 डिग्री। तो सिंपल सी बात है सर ये वाला जो एंगल आया वो कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। तो मेरे को पता है ये 90 और 60, तो मेरे को यही तो निकालना था, 90 प्लस कितना हो गया 60, 150 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो एंगल बना ये 150 डिग्री का क्या होगा, एंगल होगा दो वेक्टर के बीच। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था कि दो वेक्टर के बीच कितना एंगल था, ये वाला एंगल था। जब भी कभी एंगल निकालने के लिए आए दिमाग में सेट करो, हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालनी है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे निकालेंगे, हमने हमेशा उसको राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसी तरीके से, तो वहां से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालनी है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, समझ आया ही होगा। ये वैल्यू दी थी इसीलिए मैंने cos थीटा लिया, क्योंकि इसका रिलेशन मेरे को गिवन था। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई, ये भी क्वेश्चन मेरे को क्या है क्लियर है। ठीक है, तो चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। लिखो जल्दी जल्दी, मतलब 8वां क्वेश्चन। A particle possess two velocities at the same time. One is 4 meter per second and second is 2√2 meter per second. So 4 meter per second इन साउथ है ना, ये डायरेक्शन भी लिख लो, इन साउथ एंड 2√2 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या है क्वेश्चन है, रीड करो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
ये भी आपको कुछ सिखाएगा, बहुत चीजें सिखाएगा, मान लो कैसे क्वेश्चन से डील करना होता है। ठीक है, तो सर चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई क्या बोल रहा है। पहले तो डायग्राम बनाओ इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो क्या कह रहा है वो पढ़ो। मान लो कह रहा है कि भाई ये पार्टिकल पोजेस टू वेलोसिटी एट द सेम टाइम, वन इज 4 मीटर पर सेकंड इन साउथ डायरेक्शन, है ना, ये ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर क्या लिखा है, इन साउथ डायरेक्शन लिखा है, मतलब साउथ डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी है, मतलब 4 मीटर पर सेकंड। तो सर साउथ कौन सा है ये, तो इसका मतलब इधर वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकंड, ये तो आपको पता ही होगा ना। इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर क्या होता है नॉर्थ होता है, इधर क्या होता है सर वेस्ट होता है। ठीक है, तो सर साउथ डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। तो उसके बाद सेकंड इज 2√2 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ क्या है डायरेक्शन है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, केवल नॉर्थ डायरेक्शन नहीं है, नॉर्थ ईस्ट। तो आपको पता होगा कि भाई बीच वाली डायरेक्शन को इसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं, इसे इन दोनों के बीच मतलब साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं, ये साउथ ईस्ट हो गई। ये इसे डायरेक्शन को साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं, इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं, क्या नॉर्थ वेस्ट क्या कहते हैं डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी पता क्लियर होना जरूरी है। तो आपका एक्चुअल में एक वेक्टर इधर को है, मतलब वेलोसिटी, एक वेलोसिटी इधर को है 2√2 मीटर पर सेकंड। तो उसने पूछा है कि भाई फाइंड द रिजल्टेंट, फाइंड द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा 2 वेलोसिटी। तो इसका मतलब इसका और इसका क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो सर ये वाली तो मेरे को चाहिए नहीं, इसको मिटा देते हैं, मेरे को बस इतना ही चाहिए, थोड़ा समझाना था वो तो मैंने समझा दिया। तो ध्यान से देखो, इन दोनों को मतलब पूछ रहा है कि भाई क्या होगा, तो इसका मतलब सर मुझे पता है रिजल्टेंट निकालना है तो एंगल चाहिए। तो ध्यान से देखो सर, ये वाला एंगल तो मेरे को पता है, ये वाला कितना है 90 डिग्री होता है, और जब आधा मतलब बीच में हम लाइन बनाते हैं तो ये कितना होता है आपका 45 डिग्री होता है ना। ये वाला एंगल यहां से यहां तक का एंगल 90 डिग्री और यहां का एंगल 45, तो सर टोटल कितना हो गया फिर 90 45 कितना हो गया 135। 135 ही हुआ, हाँ 135 हुआ सर, 135 डिग्री क्या हो गया टोटल एंगल हो गया ना। 90 ये तो और 45 ये, 90 और 45 135 डिग्री। सिंपल सी बात है, अब तो क्वेश्चन आसान हो गया, बस ये बनाना आना चाहिए था आपको, डायरेक्शन पता होनी चाहिए, कितना कितना एंगल होता है ये बातें समझ होनी चाहिए। तो रिजल्टेंट निकालना है, तो सर रिजल्टेंट क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। तो बरो यहाँ पे सर r रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालना है। तो मान लो a का काम फर्स्ट वेलोसिटी कर रही है, तो फर्स्ट वेलोसिटी क्या है सर 4 का स्क्वायर हो गया। b का काम कौन कर रहा है सर, ये 2√2 का क्या हो गया स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू क्या हो गया सर b हो गया 2√2 इंटू cos क्या हो गया 135 डिग्री हो गया। ठीक है, तो सर फिर से सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्वेश्चन आपको क्या होगा क्लियर होगा। पर यहाँ पे 16 हो गया सर, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4 और 4 अंडर रूट के साथ 2 कटेगा तो 2 ही बचेगा। 4 2 जा कितना हो गया सर 8 हो गया, 2 4 जा कितना हो गया 8 8 2 जा कितना हो गया 8 2 जा 16 और 16 अंडर रूट क्या हो गया 2 हो गया, और साथ में क्या आया सर cos 135। cos 135 तो हमें पता नहीं, तो सर आपने बताया था जब भी सेकंड क्वाड्रेंट हो उसे ऐसे लिख लो, 135 को क्या लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है, 180 में से 45 घटाएंगे तो क्या बचेगा 135 ही बचेगा। तो सर ऐसे लिख सकते हैं, तो फिर इसका मतलब r क्या बनेगा, ये कितना हो गया 24 प्लस कितना हो गया 16 अंडर रूट कितना हो गया 2। तो सिंपल सी बात है सर, ये कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड, तो सेकंड में आपने बताया था कि भाई 180 पर एंगल चेंज नहीं करता, 180 पर एंगल चेंज नहीं मतलब cos ही रहता है, तो cos ही है, तो फिर cos 180 माइनस थीटा का आंसर क्या होगा सर माइनस cos क्या होगा थीटा होगा। तो फिर थीटा का काम कौन कर रहा है सर, ये आपका थीटा का काम कर रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा माइनस cos 45 डिग्री, इसका क्या आएगा आंसर आएगा। तो सर cos 45 डिग्री आ गया तो माइनस आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब r इज इक्वल टू कितना हो गया 24 माइनस है ना, माइनस आगे मल्टीप्लाई हुआ 16 अंडर रूट क्या हो गया 2। तो सिंपल सी बात है 16 अंडर रूट 2 नहीं, आगे माइनस मल्टीप्लाई हुआ, अब cos 45 की वैल्यू भी तो भरनी है, तो सर cos 45 कितना होता है अंडर रूट 2 होता है, ये तो ये कैंसिल हुआ और r कितना बना सर, r बना आपका अंडर रूट 24 माइनस कितना हो गया 16। तो फिर r कितना बना सर 24 में से 16 जाएंगे 8, तो सर 8 का अंडर रूट क्या होता है, इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, तो 4 का अंडर रूट तो हो जाता है सर कितना 2, तो 2 का अंडर रूट नहीं होता, इसका मतलब रिजल्टेंट क्या है आपका 2 अंडर रूट 2 मीटर आया। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखो, मान लो अब आपको पूछा है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, मान लो एंगल नहीं पूछा, आपको सिंपल डायरेक्शन पूछी है कि भाई डायरेक्शन किधर होगी, तो सिंपल डायरेक्शन कैसे, मैंने अभी आपको बताया था कि जो वाला बड़ा वेक्टर होता है हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है उसकी तरफ, अगर आपको सिंपल डायरेक्शन पूछी है, मतलब एंगल नहीं पूछा कि भाई एंगल कितना है, तो डायरेक्शन निकाल देते हैं कि भाई किस डायरेक्शन में होगा। तो सिंपल सी बात है सर, डायरेक्शन अगर मान लो सीधा बताना हो,
एंगल तो आप निकाल ही सकते हो ना tan बीटा की टर्म में। अब मैं सीधा आपको डायरेक्शन लिख के बताऊं, मेरे को पता सर इनमें से बड़ा कौन है ये, इसका मतलब एक्चुअल में वेक्टर किसकी तरफ होगा, इसकी तरफ क्या होगा, वेक्टर होगा। तो फिर ये वाली कौन सी डायरेक्शन होती है सर, आपने अभी बताया था साउथ ईस्ट क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब रिजल्टेंट जो होगा वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में क्या होगा, आपका प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इधर कहीं होगा ना, मान लो इधर एक्चुअल में इधर कहीं क्या होगा, आपका वेक्टर होगा। एंगल आप निकाल सकते हो, एंगल आपको पता ही है कि भाई कैसे निकालते हैं, मैंने पीछे सिखाया। तो ये आपका क्या था, अगला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा कि भाई अगला क्वेश्चन कैसे क्या होना है, सॉल्व होना है। ठीक है, तो अगले की एक्सप्लेनेशन क्या है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट में। ठीक है, फिर इस वीडियो को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। तो जल्दी जल्दी लास्ट क्वेश्चन लिखो, फिर उसकी क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी लिखो। क्या दिया है, गिवन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपको दिया है, मान लो आर वेक्टर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दिया है, आर स्क्वायर। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड क्या दिया है, बी वेक्टर दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। तो देख लेते हैं सर कैसे। मेरे को पता है कि भाई सर क्या दिया है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का प्लस किसके बराबर है, आर वेक्टर के, मतलब ये कंडीशन दी है आपको गिवन। तो सर मुझे पता है कि अगर ये दिया है तो इसका पहले मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, क्योंकि वेक्टर एडिशन में पहले मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड सर आर किसके बराबर होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस क्या होगा, थीटा हो गया। तो सर क्यों लिखा है मैग्नीट्यूड, आप कभी सीधा थोड़ा ना ऐड कर सकते हो, सीधा कभी किसी वेक्टर को ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो सर जब भी कभी आपको वेक्टर की एडिशन दी हो, सबसे पहले उसका क्या लिख लो, मैग्नीट्यूड लिख लो, क्योंकि हम उसको ऐड करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड ही क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड लिखा, तो इसको प्लस कैसे किया जाता है सर, ऐसे किया जाता है, ये तो हमने सीख लिया है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद क्या कहा है, देखो आपको दिया है, कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, आर स्क्वायर के बराबर है। तो कंडीशन ही दे दी सर उसने, देखो ये किसके बराबर है, ये मेरे को आर स्क्वायर के बराबर दिया है, तो आर स्क्वायर हो गया प्लस 2ab साथ में क्या आ गया, cos थीटा के क्या आ गया, बराबर आ गया। ठीक है, तो सर ये कंडीशन दी है, बाकी और तो कुछ नहीं दिया। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो चलो सॉल्व करते हैं। पहले तो स्क्वायर करके देखो कि भाई क्या बन रहा है, स्क्वायरिंग बोथ क्या हो गया, साइड। तो सर स्क्वायरिंग करेंगे, क्योंकि पहले अंडर रूट हटेगा, फिर ही तो बात समझ में आएगी। तो फिर आर स्क्वायर हो गया, इधर भी आर स्क्वायर प्लस 2ab आपका क्या हो गया, cos थीटा। तो सर इधर प्लस क्या, उधर जाके क्या होगा, माइनस का। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये मान लो किसके बराबर, 2ab आपका क्या हो गया, cos थीटा। तो सिंपल सी बात है सर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 0 हो गया। तो इसका मतलब 2ab cos थीटा किसके बराबर आया, 0 के। तो आपने तो cos थीटा निकालना है, तो ये इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड। तो इसका मतलब 2ab, तो 0 अपॉन समथिंग क्या होता है सर, 0 होता है। तो फिर cos 0 की वैल्यू कितनी होती है सर, cos 0 कब आता है, कितने थीटा पर आता है, जब cos क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये इससे कैंसिल हुआ ना, cos से cos कैंसिल हुआ, बचा गया सर थीटा। तो थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या था, अगला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन थी कि कैसे ये क्वेश्चन क्या होना था सॉल्व। बस आप धीरज रखा करो, पेशेंस रखो, पेशेंस रखोगे तो फिर क्वेश्चन आपके क्या होंगे, आसान ही होंगे। जो वो कहता है वो करते जाओ और साथ में उसको क्या करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मेरे को समझ ली थी, मैंने तो सीधा पहले ये बताया, तो इसमें से सीधा मैग्नीट्यूड लिखा। मैग्नीट्यूड जब लिख लिया, उसके बाद जो आपको दिया है वो लिखो, वो इसकी वैल्यू दी थी। फिर उसके बाद कुछ समझ नहीं आ रहा तो स्क्वायर करो, क्योंकि अंडर रूट हटेगा तभी तो समझ आएगा। तो जब अंडर रूट हटा तो भी सिमिलर वैल्यू को पास किया, तो 0 आया, तो ये नीचे चला गया, तो वहां से क्या निकल गया, एंगल निकल गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को मान लो सही अप्रोच से क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।